नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवाल सुलगाएंगे विपक्षी एकता पर। कैसे पीएम मोदी को हराने का प्लान बनाते बनाते विपक्षी पार्टियां एक एक करके खुद ही ख्यालों में बने हवा महल की तरह धराशायी हो गई। विपक्षी एकता का दम भरने वाली पार्टियां किस तरह से अपने जाल में खुद ही फंस गई हैं, ये भी बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सारी पार्टियां कमर कसकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। विपक्षी एकता का जो जिन कई महीनों से इधर उधर भटक रहा था वो अब बिल्कुल फुस हो गया है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि अब विपक्षी एकता का जिन उसे डिगा भी नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक विपक्ष की जो पार्टियां कभी कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी के साथ खड़े थे, वो बीजेपी के साथ आकर अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए का कुनबा तो बढ़ ही रहा है। और जितना एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है उतना ही विपक्ष की मुश्किलों में भी इजाफा होता जा रहा है। अब ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। इसके अलावा एनडीए और यूपीए में आखिर कौन कितना ताकतवर है, ये भी सवाल सुलग रहा है। विपक्षी एकता कैसे हुई नाकाम? एनडीए यूपीए में कौन ज्यादा ताकतवर? क्यों खतरे में आई विपक्षी एकता? मोदी को हराना या फोटो सेशन है बहाना? कैसे बिखर गई विपक्षी एकता? चुनाव से पहले एनडीए ने कैसे किया चारों खाने चित? ये तमाम सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक पीएम मोदी को हराने के लिए 30-30 पार्टियां एक साथ आ रही हैं, लेकिन उन सभी पार्टियों में खुद एक राय बनती हुई नजर नहीं आ रही। कोई अपनी जिद को मनवाने के बाद अपने को तैयार हुआ तो कोई अपनी विपक्षी एकता की बैठक से किनारा करता हुआ साफ तौर पर नजर आ गया। दरअसल एक तरफ यूपीए है तो दूसरी तरफ एनडीए। अब ऐसे में दोनों में ज्यादा ताकतवर इस वक्त के हालातों को देखते हुए कौन है, इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इधर उधर हाथ पांव मार रहे विपक्ष की हालत इस वक्त पूरी तरह से पस्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर जगह से एनडीए ने यूपीओ को बुरी तरह से फेल कर दिया है। यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा दांव चल गया, जिससे विपक्षी एकता पर सीधे चोट पहुंची और एक सबसे अहम पिलर धराशायी हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई, जिसकी वजह से यूपीए को तगड़ा झटका लगा है। ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने ट्वीट कर राजभर की पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की जानकारी दी और विपक्ष में खलबली मचनी शुरू हो गई। शाह ने कहा कि राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। सुहेलदेव पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 2017 में राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन बाद में वो एनडीए से बाहर हो गए और 2022 में उन्होंने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेला अमित शाह की तरफ से ये किया गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे वक्त पर एनडीए कुनबे में शामिल हुई जब बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही थी। इन वक्त पर विपक्षी एकता को बीजेपी ने ऐसी चोट दी कि संभल पाना बेहद मुश्किल हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्षी एकता की दिशा में जून में पटना में पहली बैठक हुई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में करीब 15 दल शामिल हुए थे। इसके बाद 17-18 जुलाई को दूसरे दौर की बैठक बेंगलुरु में रखी गई। इस बैठक में कहा गया कि 30 दल शामिल होने वाले थे, लेकिन हामी कितने लोगों ने भरी और किसने किसने बहाना बनाया और किसने किसने किनारा किया, वो सबके सामने आ गया है। एक तरफ तो विपक्ष एक साथ मंच पर पीएम मोदी को हराने का संकल्प ले रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नहले पर दहला वाला दांव खेल दिया और विपक्षी एकता का तोड़ ढूंढकर उसके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। दरअसल एकजुट होते विपक्ष का काट खोजने के लिए बीजेपी भी छोटे दलों को साथ लाने के लिए संपर्क साधना शुरू कर दी, जिसकी कामयाबी इतनी मिली कि विपक्ष की नींद उड़ गई। राजभर का एनडीए में आना इस बात का साफ तौर पर संकेत है
कि बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगियों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले साथ लाने में एक कोर कसर नहीं छोड़ी है और ये कुनबा बढ़ाने का काम यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बीजेपी एक के बाद एक अपने पत्ते खोलती नजर आ रही है। एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ एनडीए ने मास्टर प्लान के तहत मीटिंग बुला ली। विपक्ष की बैठक के जवाब में बीजेपी ने भी एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुला ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी पुरानी दलों को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया। बीजेपी के बुलावे पर 19 दल बैठक में शामिल होने के लिए मान भी गए। बीजेपी की बुलाई इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण को पहले बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। इतना ही नहीं, चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस गुट को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। और इतना ही नहीं, इन पार्टियों के अलावा हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी, तमिलनाडु की AIMDMK, तमिल मनीला कांग्रेस, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम के नेताओं को भी इस बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया। इतना ही नहीं, झारखंड की आजसू, मेघालय की NPP, नागालैंड की NDPP, मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद, सिक्किम में बीजेपी की सहयोगी SKM ने बैठक में शामिल होने की मंजूरी तक दे दी थी। चारों तरफ से बीजेपी ने विपक्षी एकता को कमजोर करने का प्लान बनाया और धीरे धीरे उसे एग्जीक्यूट किया। अब विपक्षी एकता की हालत ऐसी है कि ना उससे रोते बन रहा है और ना ही खुलकर हंस पा रही है, क्योंकि सोनिया गांधी की वजह से तो पहले ही विपक्षी एकता टूटने की कगार पर आ गई थी। जैसे तैसे किसी तरह विपक्षी एकता को संभाला गया, लेकिन बीजेपी ने उसको ऐसे बिखेरा कि अब कांग्रेस संभालने के दौरान खुद ही बिखर गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उन सभी छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ मिलाने का काम शुरू कर दिया है जो स्थानीय पार्टियां हैं। बीजेपी ने जहां यूपी में राजभर को एनडीए में शामिल किया, तो वहीं बिहार में चिराग पासवान गुट को बैठक का न्योता भेजकर अपने इरादे पहले ही बता दिए, जो विपक्षी एकता पर खतरे के बादल की तरह मंडराने लगे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, झारखंड की आजसू पर भी बीजेपी की नजर है और अगर बीजेपी इन लोगों को एनडीए में शामिल कर लेती है तो फिर एनडीए को हरा पाना विपक्ष के बस के बाहर हो जाएगा। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे की वजह राजनीति के नजरिए से बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि अगर राज्यों में क्षेत्रीय दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो इन छोटी छोटी पार्टियों के 5 से 6% वोट उसके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। 2014 में बिहार में बीजेपी इस रणनीति में सफल भी हुई थी। उसने तब छोटे दलों के सहारे राज्य में बड़ी बढ़त हासिल की थी। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 31 जबकि यूपीए को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्य जहां कई क्षेत्रीय दल हैं, वहां बीजेपी के लिए छोटे छोटे दल काफी अहम साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अगर AIADMK, शिरोमणि अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ आती हैं तो इनका प्रदर्शन भी बीजेपी के लिए काफी अहम साबित हो सकता है, जो बीजेपी के जीत के लिए अच्छा अवसर पैदा कर सकता है। ओडिशा की बीजेपी, आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस की अगर बात करें तो कई दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। ये दल ना अभी बीजेपी के साथ आए हैं और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महाजुटान। बीजेपी, YSR कांग्रेस के अलावा इन दलों में जद, बसपा, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और BRS जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये पार्टियां अभी किसी भी खेमे में नहीं गई हैं। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इन दलों का साथ भी बीजेपी को जरूर मिलेगा। अगर BRS को छोड़ दें तो बाकी 6 दल बीजेपी, YSR, जद, बसपा, अकाली दल, TDP नए संसद के उद्घाटन भवन के मुद्दे पर बीजेपी को पूरी तरह से समर्थन दे चुकी है। इन दलों के पास लोकसभा में करीब 50 से ज्यादा सांसद हैं। माना जा रहा है कि ये पार्टियां चुनाव नतीजों के बाद अपने पत्ते खोल सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्षी एकता में गिनाने के लिए भले ही पार्टियों के नाम ज्यादा हो,
जो सुनने में बहुत ताकतवर लग रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे ये सभी कहीं ना कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, हर किसी की नजर अब सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने पर है, ना कि विपक्ष को हराने पर। क्योंकि विपक्षी एकता में बार बार कहा जाता है कि पीएम मोदी को हराना है, पीएम मोदी को हराना है, लेकिन बीजेपी शाम दाम दंड भेद से इस चुनाव को किसी भी तरह अपना हाथ से जाने नहीं देने वाली। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।